गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हम लोग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस। बच्चों, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका 0 होगा। a2x b2y c2z इक्वल टू 0, a3x b3y c3z इक्वल टू 0। और जिसको कहा जाता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें आपका जो कांस्टेंट d1 d2 d3 है ये आपका 0 होता है। कांस्टेंट टर्म आपका 0 होता है। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग क्रैमर मेथड से देखेंगे। क्रैमर मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का क्या मेथड है, क्या रूल है, इसको हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, क्रैमर मेथड, क्रैमर्स रूल। ठीक है बच्चों, तरीका सेम है जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस अलग हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। किसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे? जो इसमें वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। जो एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, उसका हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dx निकालेंगे। dx लिखो या d1 लिखो, किसी किसी बुक में d1 लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको dx मिलेगा। ठीक है, तो dx निकालेंगे। जब dx हम लोग निकालते हैं तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है, ये जो a1 a2 a3, इसको हम लोग कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो कांस्टेंट तो यहाँ पे कितना है, 0 0 है, तो हम इसको 0 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, b1 b2 b3 c1 c2 c3। बच्चों समझ में आ गया? ये जो a1 a2 a3 इसको हम लोग ये कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। तो बच्चों ये तो 0 0 0 आ गया, यानी इसका वैल्यू आपको कितना आ गया, 0। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कॉलम जो है, कॉलम का एलिमेंट आपको 0 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। इसके बाद हम निकालते हैं dy। dy में क्या करते हैं, b1 b2 b3 को हम लोग 0 0 0 से रिप्लेस कर देंगे। a1 a2 a3 0 0 0 c1 c2 c3। बच्चों इसका वैल्यू भी आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है dz। अब dz निकालेंगे
तो हम लोग C1 C2 C3 को यानी z का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग 0 0 से रिप्लेस कर देंगे। A1 A2 A3 B1 B2 B3 0 0 0। बच्चों इसका वैल्यू भी आपको 0 आ जाएगा। ये आपका हो गया डिजिट। तो यहाँ पे क्या हो गया, dx 0 dy 0 dz 0, सभी आपका 0 हो गया। बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू डेल्टा x बटा डेल्टा। डेल्टा x तो 0 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेल्टा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डेल्टा आपको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डेल्टा शुड नॉट बी 0, ठीक है। अगर डेल्टा 0 के बराबर नहीं है तो फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 0। y बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा y बटा डेल्टा 0 बटा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 0। z बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा z बटा डेल्टा इक्वल टू 0 बटा डेल्टा इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, तीनों का वैल्यू आपको 0 आएगा, ठीक है, तीनों का वैल्यू आपको 0 आएगा। तो ये कब आएगा, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वाला जो डेल्टा है ये आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको 0 0 0 आएगा। बच्चों इस सॉल्यूशन को बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको ट्रिवियल सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे दो सिचुएशन है। फर्स्ट में है d नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड में है d यानी डेल्टा डेल्टा इक्वल टू 0। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि डेल्टा इक्वल टू 0 है, डेल्टा इक्वल टू 0 है और यहां पर आपको डेल्टा x मिलेगा 0, डेल्टा y मिलेगा 0, डेल्टा z मिलेगा 0।
ये तीनों का वैल्यू आपको 0 होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा, लेकिन इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, और ये आपका होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होगा, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, जब डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कभी भी सवाल में आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का जिक्र किया गया हो तो बच्चों आपको डेल्टा इक्वल टू 0 को कंसीडर करना है। ठीक है, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। या फिर क्वेश्चन में देता है कि इट हैज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, उसमें जो कांस्टेंट उसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको डेल्टा इक्वल टू 0 अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्थिति बन रही है, डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, इसको यूनिक सॉल्यूशन x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 हो जाएगा। अगर ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसमें डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, साथ साथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा x बट्टा डेल्टा। ठीक है बच्चों, डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू डेल्टा। अब ये भी 0 है, ये भी 0 है आपका, तो x का तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, x का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसी तरह से y का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू हो जाएगा, उस तरह से z का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू हो जाएगा, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसका हो जाएगा, और इस ये भी कंसिस्टेंट होगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका। क्रैमर्स मेथड से हम लोग कैसे इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को, मेथड को डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है।